आज की हमारी मूवी है द ग्रेट एस्केप। ये मूवी जर्मनी में घटी एक सत्य घटना पर आधारित है। मूवी के डायरेक्टर का कहना था कि इस मूवी की सारी कैरेक्टर्स और उनके एस्केप प्लान को दिखाने में बिल्कुल भी फिक्शन यूज नहीं हुआ है और ये मूवी 100% हकीकत है। मूवी शुरू करने से पहले हमें उस इंसिडेंट के बारे में जानना होगा जो असल में हुआ था। दरअसल ये मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम को दिखाती है। उस टाइम जर्मनी ने जापान और इटली के साथ मिलकर कई देशों पर हमला कर दिया था। जब दुश्मन देश के सिपाही वॉर में जिंदा बच जाते थे तो जर्मनी के लोग उन्हें जेल में बंदी बना देते थे, लेकिन उनमें से कई सारे क्रांतिकारी उस जेल से निकल आते थे, जिससे जर्मनी का बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए हिटलर के आदेश पर उन दुश्मन देश के क्रांतिकारियों के लिए एक अलग सा जेल बनाया गया। ये जेल बहुत ही बड़ा कैंप था। इस कैंप को स्टैलिक लुफ्ट नाम दिया गया और इस मूवी की स्टोरी भी इसी जेल और दुश्मन देश के पकड़े गए सोल्जर्स के आसपास घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जर्मनी के सैनिक कई सारी गाड़ियों को उस नए जेल के अंदर लाते हैं। इन गाड़ियों के अंदर दुश्मन देश के सोल्जर्स थे जो कई बार बाकी जेल से बचकर भाग निकले थे और फिलहाल ये सभी कैदी थे। अब सीन कैप्टन चार्ली पर आता है। चार्ली उन्हीं पकड़े गए सोल्जर्स में से एक था। इस जेल का कमांडर वॉन लुगर स्पेशली चार्ली से मिलकर बात करता है और बताता है कि तुम्हारे साथ में रहने वाले कई सारे कैदी बहुत बार जेल से भागकर पकड़े गए हैं। इन्हीं में से एक आदमी ने तो 17 बार जेल से भागने की कोशिश की है और मुझे पता है कि इन सभी कैदियों की लीडर तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि इस जेल से अब कोई नहीं भागेगा। तो कैप्टन चार्ली कमांडर के सामने ही बोल देता है कि जिस तरह से आप लोग अपनी ड्यूटी नहीं भूल सकते, उसी तरह से हम सैनिक रहते हुए दूसरे देश के जेल में नहीं जी सकते। तब वॉन लुगर कहता है कि ये जेल बाकी जेलों से अलग है। यहाँ लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है और गार्डनिंग करने के लिए आपको अलग से टूल्स भी दिए जाएंगे। तो इन सब को छोड़कर आखिर कोई कैदी यहाँ से भागने की नाकामयाब कोशिश क्यों करेगा? ऐसा कहकर वॉन लुगर चार्ली को सिगरेट ऑफर करता है। नेक्स्ट सीन में हम हिल्स को देखते हैं। हिल्स इधर 2 ऑफिसर्स को नोटिस करता है जो ऊपर से सब पर नजर रख रहे थे कि कहीं कोई कैदी पतले वायर से आगे ना जाए और आगे लगे बॉर्डर के वायर को टच ना कर सके। इसे देखने के बाद हिल्स वहीं पास के एक हट के पीछे छिप जाता है और किसी मौके का इंतजार करने लगता है। उसी जगह पर हम डैनी और विली को देखते हैं। विली जेल में कुछ लोगों को फटे पुराने कपड़ों में नोटिस करता है। तब डैनी बताता है कि ये लोग रशियन प्रिजनर्स हैं। इन्हें पेड़ काटने के लिए अभी बाहर ले जाया जाएगा। अब इतना बोलते ही डैनी को जेल से बाहर निकलने का एक आइडिया आता है। डैनी जल्दी से अपनी सोल्जर्स वाली जैकेट उतारकर विली से उसकी सिगरेट मांगता है और उसके कान में कुछ बोलता है। इसे सुनने के बाद विली कुछ और कैदियों के पास जाता है और ये कैदी भी सोल्जर्स थे जिन्हें इधर लाया गया था। विली इन सबसे लफड़ेबाजी का नाटक करने को कहता है ताकि यहाँ भीड़ जमा हो जाए। तो ये लोग मान जाती हैं और एक जैकेट को लेकर लड़ने का नाटक करती हैं। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ जुट जाती है। इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए डैनी एक रशियन प्रिजनर से सिगरेट के बदले उसका कोट मांगता है। वहीं एक और दूसरा कैदी डैनी को अपनी कुल्हाड़ी देकर उसका दूसरा सिगरेट मांगता है। दरअसल डैनी भी इन्हीं लोगों के साथ जेल से बाहर निकलना चाहता था। दूसरी तरफ विली घास के ढेर में छिप जाता है और अब कुछ ही देर बाद वह लोग लड़ना बंद कर देती हैं। सब शांत हो जाने के बाद हिल्स का पार्टनर जैक हिल्स से मिलने आता है। हिल्स बताता है कि जहाँ से वे जर्मन सोल्जर्स हम पर नजर रख रहे हैं, वहाँ से वो एक ब्लाइंड स्पॉट को नहीं देख सकती। ऐसा बोलकर हिल्स अपनी बॉल उस ब्लाइंड स्पॉट में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ रशियन प्रिजनर्स को जेल से बाहर भेजा जाता है, लेकिन इस दौरान जेम्स नाम का एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट भी गंदे कपड़े पहनकर उनकी भीड़ में छिप जाता है। यहाँ जेम्स और डैनी इंग्लिश में बात करती हैं और इधर डैनी को थोड़ी रशियन भाषा आती थी। वहीं 2 लोग जंप मारकर घास की चलती गाड़ी में छिप जाते हैं। मतलब सभी कैदी सोल्जर्स अपनी अपनी तरह से इस जेल से पहले ही दिन भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ऑफिसर गुफ सभी को रोकता है और जेम्स के पास जाकर उसे बाहर कर देता है। दरअसल गुफ ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जेम्स को भीड़ में पहचान गया था और डैनी की तरफ बढ़ रहा था। डैनी रशियन बोलकर गुफ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी को उतनी अच्छी रशियन नहीं आती थी, इसलिए वो भी पकड़ा जाता है। गॉफ एक कैदी से हंसिया लेता है और उस हंसिये को घास में भौंकने लगता है, जिसके बाद अपने आप ही आइव्स उस घास से बाहर आता है। दरअसल गॉफ को पता था कि पहले दिन कैदी भागने के लिए कुछ ऐसी ही हरकत करेंगे, इसलिए वो पहले से ही सावधान था। अब अपने आप बाकी लोग
लोग भी बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ हिल्स बॉर्डर के तार के पास पहुंच गया था और नोटिस कर रहा था कि बहुत देर से ऊपर वाले ऑफिसर्स ने उसे देखा नहीं है, मतलब ये ब्लाइंड स्पॉट काम का है। लेकिन इतने में ही एक जर्मन सोल्जर उसे देखकर चिल्लाता है और हिल्स पर ऊपर से फायरिंग होती है। लेकिन हिल्स बताता है कि मैं यहाँ बस अपनी बॉल लेने आया था। अब यहाँ पर भीड़ लग जाती है और धीरे धीरे करके सारे जर्मन सोल्जर्स और आखिर में वॉन लुगर आकर उसे यही सवाल करता है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। तो इस सवाल से परेशान होकर हिल्स सच्चाई बताता है कि मैं यहाँ ब्लाइंड स्पॉट चेक करने आया था। वॉन लुगर बोलता है कि तुम अमेरिकन हॉटशॉट पायलट हो और 18 बार बाकी जेलों से भागकर पकड़े जा चुके हो, क्या ये सच है? तो हिल्स इसका बड़ी बदतमीजी से जवाब देता है, जिसे सुनकर वॉन लुगर हिल्स को 20 दिन कमरे में अकेला आइसोलेट रहने की सजा सुनाता है। वही बात करते वक्त आइव्स परेशानी कर रहा था, इसलिए वॉन लुगर उसे भी यही सजा देता है। अब इन दोनों को अलग अलग कमरे में 20 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और इसी दौरान ये दोनों आपस में ही बात करने लगती हैं, जिससे इनके बीच दोस्ती हो जाती है। वहीं इस जेल में एक नई कैदी की एंट्री होती है। इस कैदी का नाम कैप्टन रॉजर था। रॉजर को देखकर विली और उसके साथी खुश होती हैं, लेकिन किसी को शक न हो इसलिए ये लोग रॉजर के पास जाने की जगह उधर इधर फैल जाती हैं। दूसरी तरफ रॉजर को वॉन लुगर के ऑफिस में भेजा जाता है। यहाँ रॉजर को जिस ऑफिसर ने आखिरी बार पकड़ा था, वो ऑफिसर वॉन लुगर को सजेस्ट करता है कि रॉजर पर अलग से नजर रखी जाए। ये आदमी कैदियों का गैंग लीडर है और हमेशा अपने साथ कई लोगों को लेकर जेल से भागता है। इतना बोलकर वह ऑफिसर वहाँ से चले जाती हैं। फिर रॉजर बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही रॉजर को उसके साथ काम करने वाला ऑफिसर एरिक मिलता है। अब ये सभी एक दूसरे को कैसे जानती हैं, ये आपको अभी पता चल जाएगा। एरिक रॉजर को चार्ली से मिलवाता है और इधर हमें पता चलता है कि रॉजर द एक्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है और इस जेल में आए आधे सोल्जर उसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, इसीलिए ये सभी एक दूसरे को जानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी सोल्जर्स जर्मन की जेल से बार बार भाग निकलती हैं, ताकि बहुत सारा पैसा इन्हें पकड़ने में खर्च कर दिया जाए। रॉजर चार्ली को बताता है कि इस बार हमें न सिर्फ इस जेल से बाहर निकलना है, बल्कि 250 कैदियों को भी बाहर निकालना है। ये सुनने में थोड़ा नामुमकिन है, लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया तो 1000 से भी ज्यादा जर्मन सैनिक लगेंगे हमें ढूंढने के लिए और इससे जर्मनी की इकोनॉमी का बहुत बड़ा घाटा होगा, जो हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो चार्ली को ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन रॉजर अपनी स्टेटमेंट पर टिका हुआ था। रॉजर कहता है कि आज रात एक्स ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अरेंज करो। फिर मूवी रात में शिफ्ट होती है। रॉजर सभी को इकट्ठा करता है। इन्हीं की टीम में मैक नाम का इस जेल का लाइब्रेरियन भी मिल गया था। रॉजर बताता है कि हम यहाँ से एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर भागने वाले हैं। रूम नंबर 104 बॉर्डर के सबसे करीब है, लेकिन हम रूम नंबर 105 से गड्ढा खोदेंगे क्योंकि वो सेफ जगह है। तब बिली बोलता है कि इसका मतलब हमें 335 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा। तब रॉजर कहता है कि सबसे पहले हम सिर्फ नीचे नीचे 30 फीट लंबी सुरंग खोदेंगे। इससे अगर हम बॉर्डर की तरफ की खुदाई करेंगे तो ऊपर उसका साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। और इस बार हम ऐसे एक नहीं बल्कि 3 सुरंग बनाएंगे। इन सुरंगों को हम टॉम, निक और हैरी बोलेंगे। इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब उस कमरे में कॉलिन सभी से लेट आने के लिए माफी मांगता है। कॉलिन के अंदर एक काबिलियत थी कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट का नकली डुप्लीकेट अपने हाथों से बना सकता था। आगे रॉजर बोलता है कि हमारा काम सिर्फ जेल से नहीं बल्कि इस जर्मनी से निकलने तक का होगा। इसके लिए हमें फर्जी डॉक्यूमेंट और जर्मन कपड़े अभी से तैयार करने की जरूरत है। ऐसा बोलकर रॉजर सभी को उनकी ड्यूटी देता है और बोलता है कि हमें कोई ऐसा कम्युनिकेशन बनाना होगा जिससे हम उन जर्मन ऑफिसर्स के बहुत दूर होने पर भी सावधान होकर उसी वक्त टनल को शट डाउन कर दें और किसी को उस टनल की भनक भी ना हो। अगले दिन हम हैंडली को देखती हैं, जो किसी मौके का इंतजार कर रहा था। वहीं उसके सामने एक जर्मन ऑफिसर टैब से हैंड वॉश कर रहा था, लेकिन तभी वो टैब ढीला होकर निकल जाता है, जिससे सभी लोग परेशान हो जाती हैं और आसपास के कैदी उन जर्मन सोल्जर्स को ढक लेती हैं। दरअसल ये सब इन्हीं का प्लान था। इस दौरान हैंडली चुपके से जर्मन लोगों की गाड़ी के नीचे जाकर लोहा चुरा लेता है और खिड़की से अपने साथियों को पकड़ा देता है। कुछ देर बाद वहाँ बहुत शांति हो जाती है और आसपास कोई नहीं होता। इसे दूर से देखकर एक आदमी अपनी बुक खोल लेता है। दूसरा आदमी अपने कपड़े को साइड कर देता
है। वहीं इसे देख रूम नंबर 105 के करीब खड़ा कैदी नॉक नॉक करके अंदर के कैदियों को इशारा करता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि आसपास कोई भी जर्मन सैनिक नहीं है। इसलिए ये लोग सुरंग बनाना शुरू कर देती हैं। यहाँ डैनी और विली एक स्टोव को हटाकर उसे ऑन रखती हैं। डैनी बताता है कि बाहर धुआं जाने से जर्मन सैनिकों को लगेगा कि हम कुछ कुक करने में बिजी हैं। ऐसा बोलकर डैनी उस स्टोव के नीचे वाली टाइल को हटाता है और उसे मार्क करके उसमें 70 नंबर लिख देता है। दरअसल ये डैनी का 17वां टनल था। डैनी के कुल्हाड़ी पकड़ते ही एक आदमी खिड़की पर नॉक करता है, जिससे सुनकर बाहर खड़ा आदमी उसी लोहे को ठोकने लगता है जिसे हेनली चुरा कर लाया था। अब लोहे के ठुकने की आवाज के साथ साथ डैनी उस जगह सुरंग बनाना शुरू कर देता है। इससे बाहर के जर्मन सैनिकों को लगेगा कि ये आवाज लोहे के ठुकने की है। रात के समय जेम्स चुपके से वॉशरूम के अंदर आता है। जेम्स ने अपने कोट के अंदर एक टाइल छिपाई हुई थी। ये लोग वॉशरूम का ड्रेन खोलकर उसमें ये टाइल फिट कर देती हैं और जैसे ही इसे बाहर निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सिंक के नीचे इनका दूसरा सुरंग तैयार हो रहा है। डैनी इस सुरंग के भी अंदर जाकर इसे खोदने लगता है। वहीं इन्हें फिर से सिग्नल के थ्रू पता चलता है कि जर्मन ऑफिसर यहाँ की चेकिंग करने आ रहे हैं। इसलिए डैनी जल्दी से अपना छेनी हथौड़ा सुरंग में फेंक कर उस टाइल को उसमें फिट कर देता है। बाद में ये लोग सिंक को प्रॉपर लगाकर उसमें पानी भर देते हैं। वहीं अब डैनी नहाने चला जाता है और जिस इसके बाद वहाँ एक जर्मन ऑफिसर आता है। इधर डैनी नहाने के बहाने सुरंग से निकली हुई धूल मिट्टी को अपने शरीर से साफ कर रहा था और वो जर्मन ऑफिसर उसी सुरंग के ऊपर खड़ा था। साथ ही बिली भी सफाई करने का नाटक कर रहा था, लेकिन उस जर्मन ऑफिसर को कुछ पता नहीं चलता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब डैनी खुदाई करता है तो वहाँ बहुत सारी मिट्टी निकलती है। अगर ये मिट्टी इसी तरह से निकलकर जमा होती रही तो एक दिन ये लोग पकड़े जाएंगे। यानी कि अब इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस मिट्टी को यहाँ से हटाना। अब इतने में ही उस कमरे में एरिक आता है। एरिक ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। एरिक अपने गले में एक शॉल पहनता है। इस शॉल के नीचे 2 बैग थे। एरिक बताता है कि इन बैग्स में मिट्टी है। खुदाई के बाद हर एक आदमी अपने ट्राउजर में इस बैग को छिपाकर ले जाएगा और इन बैग को छोड़ते ही जमीन में सारी मिट्टी निकल जाएगी, जिससे साफ सफाई करते वक्त हटा दिया जाएगा और किसी को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होगी। तो सबको ये आइडिया काफी पसंद आता है। रॉजर कहता है कि हमें पहले इसे टेस्ट करना होगा। एरिक बोलता है कि मैंने पहले ही कर लिया है और अब अगले दिन दिखाया जाता है कि सभी इसी तरह से एरिक के आइडिया से मिट्टी को जमीन में ही खाली करने लगती हैं और यहाँ के साफ सफाई करने वाले कैदी भी मिले हुए थे। इसलिए ये लोग उस मिट्टी को हटाने के बहाने उसका नामो निशान भी मिटा देती हैं। उसी दिन लाइब्रेरियन मैक हेनली के पास जाकर उसे वो राशन देता है जो आगे चलकर जरूरत पड़ने वाली थी। दरअसल ये सभी चीज मैक ने जर्मन सोल्जर से चोरी की थी। इधर मैक हेनली को बताता है कि कॉलिन को फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जर्मनी के एक ट्रैवल परमिट कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कैसे दिखती हैं। ऐसा बताकर लाइब्रेरियन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेम्स और उसके साथियों को कुछ बर्तनों के साथ देखते हैं। तभी अचानक से बाहर की कैदी गाना गाने लगती हैं और उसी शोर में ये लोग उन बर्तनों को तोड़ने लगती हैं ताकि इससे और स्टील जुटाया जा सके। तभी वहाँ पर रॉजर आकर जेम्स से पूछता है क्या तुमने वो बना लिया। तब जेम्स अपने बनाए गए एक सीक्रेट डोर को हटाकर इन्हें खुद का बनाया गया एक एयर टिक दिखाता है। जिस तरह डैनी सुरंग खोदने में एक्सपर्ट था, उसी तरह जेम्स मैकेनिकल चीजों में मास्टर था। एयर टिक का काम आज के एग्जॉस्ट फैन की तरह होता है, यानी कि सुरंग खोदते टाइम अंदर होने वाली गर्मी को बाहर फेंकना। अब सीन हेनली पर शिफ्ट होता है। हेनली वार्नर नाम के एक जर्मन सैनिक से बात करता है और बातों ही बातों में हेनली उसे अपनी कैबिन में कॉफी पीने बुलाता है। इधर वार्नर कॉफी का शौकीन था, इसलिए वो बगैर कुछ सोचे समझे हेनली के कैबिन में चला जाता है और हेनली जब कॉफी पाउडर निकालने जाता है तो वो कई सारी ऐसी चीजें निकाल देता है जो सिर्फ जर्मन ही बाहर ले जा सकती हैं। इसे देखकर वार्नर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा, लेकिन हेनली उसे रोककर कहता है आखिर तुम किस बात की रिपोर्ट करोगी कि तुम एक कैदी के कमरे में थे। इसे सुनकर वो तुम्हें ही मार डालेंगे। तो वार्नर कहता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हेनली वार्नर को आसानी से जाने नहीं देता और फिर वार्नर वहाँ से चला जाता है।
उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि हेनली ने वार्नर का वॉलेट चुरा लिया था, जिसमें उसका ट्रैवल कार्ड, पासपोर्ट सब था। आगे हेनली ये सब ले जाकर कॉलिन को देता है ताकि वो इनका अलग अलग डुप्लीकेट सभी कैदियों के नाम से बना सके। इसे देखकर रॉजर हेनली की तारीफ करता है क्योंकि ये काफी इम्पॉसिबल टास्क था। रात को रॉजर ग्रिफिथ से मिलता है जिसे कपड़ों की नॉलेज थी। ग्रिफिथ ने रॉजर के कहने पर बहुत सारे कैदी सोल्जर्स के यूनिफॉर्म को डाई और कटिंग करके बिल्कुल बदल दिया था और ये कपड़े कहीं से भी मिलिट्री ड्रेस नहीं लग रहे थे। यानी अगर ये लोग इसे पहनकर जेल से बाहर निकलेंगे तो सभी इन्हें जर्मन सिटीजन ही समझेंगे। अगले दिन हिल्स और आइव्स का आइसोलेशन खत्म हो जाता है और ये दोनों बाहर आते हैं। हिल्स के बाहर आते ही उसे रॉजर और लाइब्रेरियन मैक बात करती हैं। रॉजर बताता है कि मेरे पास इस जर्मनी का सारा मैप है। मुझे ये भी पता है कि स्टेशन कहाँ है, लेकिन बस ये नहीं पता कि इस जेल के बॉर्डर के उस तरफ क्या है। क्या पता दूसरी तरफ ऐसा ही एक जेल हो। इसलिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो बाहर जाए और अंदर आकर हमें बताए कि बाहर का लोकेशन कैसा है। तो इसे सुन हिल साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर मैं एक बार बाहर चला गया तो अंदर वापस नहीं लौटूंगा। इसे सुनकर रॉजर और लाइब्रेरियन वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय अचानक से वार्नर हेनली और कॉलिन के कमरे में आता है और बताता है कि उसका वॉलेट शायद यहीं कहीं गिर गया था। अगर उसके कमांडर को पता चला तो वो लोग उसे मार डालेंगे। तो हेनली वार्नर को दिलासा देता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ वो वॉलेट ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा, पर असल में वो वॉलेट हेनली के ही पास था। तो इसे सुन वार्नर हेनली का शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। इसी दौरान विली खुदाई करके सारी मिट्टी एक ट्रॉली में रखता है और दूसरी तरफ से डैनी वो ट्रॉली रस्सी के जरिए बाहर निकालकर कपड़ों में भर लेता है। मतलब इन लोगों ने सुरंग के अंदर ट्रॉली की सुविधा बना दी थी कि तभी डैनी को विली की आवाज आती है और वो ट्रॉली में चढ़कर विली के पास पहुंचता है। विली मिट्टी में डूब गया था, लेकिन डैनी उसे बाहर निकाल लेता है। अब रॉजर विली से कहता है कि मैं कल से इस काम के लिए तुम्हारी जगह हेनली को भेज दूंगा। तब डैनी कहता है कि इस सुरंग को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन से ही सभी कैदी कहीं न कहीं से जुगाड़ करके लकड़ियां नीचे सप्लाई करने लगती हैं। वही हिल्स बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रहा होता है कि तभी एक कैदी आकर बेड पर कूद पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है क्योंकि हिल्स ने बेड की भी सारी लकड़ियां निकाल ली थी। अगले दिन जेल के सीनियर कैदी डिस्कस करती हैं कि टॉम नाम के टनल को पूरा होने में बस 50 फीट की दूरी बाकी है। वहीं स्टॉप के पास बने टनल का काम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। इधर हम हेनली को बहुत सारे पोटैटोस के साथ देखते हैं। रात को हेनली, जैक और हिल्स उन पोटैटो से ब्रांडी तैयार करती हैं और उसे टेस्ट भी करती हैं। अब सीन अगली सुबह पर आता है। ये तीनों मिलकर अमेरिका का झंडा फहराती हैं और ब्रांडी को लेकर जुलूस निकालती हैं। असल में आज 4 जुलाई यानी कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है और इसी के साथ आज ये लोग किचन वाले टनल से बाहर निकलने वाले थे क्योंकि वो टनल पूरी तरह से बन गया था। अब सभी कैदी को ब्रांडी सर्व की जाती है और सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ ऑफिसर गॉफ भी इन्हें इसकी छूट दे देता है और चुपके से उनके रूम 105 यानी जहाँ टनल था वहाँ जाकर इंस्पेक्शन करने लगता है। बाहर से ये सब हेनली देख लेता है और जाकर रॉजर को बताता है। रॉजर कहता है कि तुम उन्हें इग्नोर करो। अगर हमने उन्हें अटेंशन दिया तो वो सब समझ जाएंगे कि ये रूम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ गॉफ को उस कमरे के बेड से कुछ लकड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन वो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए गॉफ सभी रूम को चेक करके वहाँ से चला जाता है। वहीं इस कमरे में वार्नर एक ग्लास में पानी भरता है, लेकिन गलती से वो ग्लास गिर जाता है और जब वार्नर नीचे झुकता है तो देखता है कि गैस स्टोव के नीचे वाली टाइल ने सारा पानी अंदर खींच लिया है। ऐसा तभी ही होता है जब नीचे कोई सुरंग हो। वार्नर जल्दी से गॉफ को अंदर बुलाता है। वहीं बाहर सभी कैदी डर जाती हैं। अब गॉफ वहाँ आकर उस टाइल को हटाता है और उस टनल यानी सुरंग को खोल देता है। ये खबर मिलते ही आइव्स, जो कि इस जेल से भागने के लिए बहुत एक्साइटेड था, उसकी उम्मीद अब खत्म हो जाती है और इसलिए वो बॉर्डर के बाहर को पार करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हालांकि आइव्स के दोस्त उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और तभी एक जर्मन ऑफिसर आइव्स को मशीन गन से उड़ा देता है, जिससे उसकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। इस मौत का सबसे ज्यादा दुख हिल्स को हुआ था, क्योंकि इतने दिनों तक आइसोलेशन के दौरान आइव्स और हिल्स में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रॉजर डैनी को बताता है कि टॉम पकड़ा गया।
अब हमें हैरी का काम आगे बढ़ाना होगा। दरअसल इसी दिन के लिए रॉजर ने 3 टनल खुदवाई थी, ताकि अगर एक टनल पकड़ी भी जाए तो दूसरे टनल से ये लोग भाग सके। रात के समय हिल्स किसी तरह छिपकर अपने ढूंढे गए ब्लाइंड स्पॉट की तरफ जाता है और वहाँ के वायर को काटने लगता है। अगली सुबह जेलर इस कटे हुए वायर को देख लेता है और उसी दिन पुलिस वाले किसी तरह हिल्स को ढूंढकर वापस जेल में डाल देती हैं। इसे देख एरिक कहता है कि हिल्स को उन लोगों ने काफी जल्दी पकड़ लिया, लेकिन रॉजर बोलता है कि वो पकड़ा नहीं गया बल्कि अपनी मर्जी से आया है। दरअसल रॉजर के ही कहने पर हिल्स एक रात के लिए जेल से बचकर निकला था, क्योंकि रॉजर को पता करना था कि जेल के बाहर का इलाका सेफ है या नहीं, और इसलिए उसे ये सब बताने हिल्स फिर से जेल आया है। एक्चुअली हिल्स ने ये सब अपने दोस्त आइक की मौत का बदला लेने के लिए किया है। नेक्स्ट सीन में हम कॉलिन को देखती हैं। कॉलिन का असिस्टेंट नकली पासपोर्ट बनाते टाइम एक हल्की सी गलती कर देता है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद इन्हें एक छोटी सी भी गलती नहीं चाहिए थी, इसलिए वो असिस्टेंट दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। और अब कॉलिन उस पासपोर्ट को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर कमजोर होने लगती है और थोड़ी देर बाद कॉलिन कुछ देखने के लायक नहीं रहता। इसके बाद कॉलिन अपने कमरे में जाता है और 5 फुट स्टेप काउंट करके एक सुई नीचे रख देता है। तभी उस कमरे में हैंडली आ जाता है और ये दोनों सोने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ रॉजर भी आता है। रॉजर के सामने कॉलिन ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसकी आंखें ठीक है। असल में अगर इन्हें ये पता चल गया कि कॉलिन अंधा है तो ये लोग कॉलिन को जेल से बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन इधर रॉजर को पहले से ही पता था कि कॉलिन अब नहीं देख सकता। तब कॉलिन रॉजर को गलत साबित करने के लिए दरवाजे के पास जाता है और 5 कदम चलकर नीचे से अपनी रखी गई सुई उठाकर दिखाता है, लेकिन रॉजर कॉलिन की इस चाल से वाकिफ था, इसलिए वो कॉलिन को वापस दरवाजे के पास आने को कहता है और बीच में अपनी टांग अड़ा देता है, जिससे अंधा कॉलिन टकराकर वहीं गिर जाता है। रॉजर कॉलिन को बिठाते हुए कहता है कि तुम्हें जेल से बाहर ले जाना बहुत रिस्की है, एक अंधे आदमी के कारण हम भी फंस सकती हैं। तो इसे सुन हैंडली खड़ा होकर बोलता है कि कॉलिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस जेल से लेकर दूसरे देश में जाने तक इसके साथ रहूंगा और जब तक मेरी आंख सलामत रहेगी तब तक कॉलिन को कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती। आगे वो रात भी आ जाती है जिसका इन सभी कैदी को इंतजार था। जाने से पहले इस टनल में कई सारे ट्रॉलीज और लाइट की सुविधा भी कर दी जाती है, ताकि आसानी से किसी को भी 300 फीट की दूरी से खींचा जा सके। वहीं लैंप की वजह से यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। अब कैमरा मैक और रॉजर पर आता है। ये दोनों वॉशरूम में बनाए गए टनल के अंदर जाते हैं। इसी टनल को हैरी नाम दिया गया था। इस टनल के अंदर डैनी काफी अजीब बिहेव करने लगता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी एक ही टाइम पर 3 सुरंग बना रहा हो तो उसकी दिमागी हालत जरूर बिगड़ेगी, इसलिए डैनी को अनईजी फील होने लगता है। डैनी सबसे पहले इस सुरंग से बाहर जाने वाला था, लेकिन वो ऐसा करने से अचानक मना कर देता है और उस टनल से बाहर निकल आता है। वहीं रॉजर बिली को बाहर भेजता है ताकि वो डैनी को संभाल सके। इसके बाद रॉजर और मैक दोनों ट्रॉली से टनल की दूसरी साइड पहुंचते हैं। इस साइड ऊपर की ओर हिल्स खुदाई कर रहा था। हिल्स जमीन के ऊपर जाकर देखता है तो वो शॉक रह जाता है और रॉजर के पास आकर बोलता है कि ये टनल जंगल से बस 20 फीट छोटी बन गई है। खैर हम बॉर्डर की तो दूसरी तरफ है, लेकिन गार्ड हमें कभी भी देख सकती हैं। तो इसे सुन मैक रॉजर को ये प्लान पोस्टपोन करने को कहता है, क्योंकि अगर ये गड्ढा जंगल के बीच में बना होता तो 200 लोगों को बाहर निकलते हुए कोई नहीं देख पाता। लेकिन रॉजर बताता है कि सभी नकली डॉक्यूमेंट्स में बस आज ही की तारीख है। इस प्लान को अभी ही अंजाम दिया जा सकता है या फिर कभी नहीं। अब ऊपर से हिल्स दोबारा उन दोनों के पास आता है और एक आइडिया बताता है। इसे सुनने के बाद रॉजर एक 30 फीट की रस्सी का इंतजाम करवाता है और जब जर्मन ऑफिसर का ध्यान कहीं और होता है तभी हिल्स उस सुरंग से बाहर आता है और उस 30 फीट की रस्सी को लेकर एक पेड़ में अच्छे से बांधकर उन जर्मन ऑफिसर पर नजर रखने लगता है। जैसे ही जर्मन ऑफिसर कहीं और देखने लगती हैं, वैसे ही हिल्स उस रस्सी को हिलाकर सिग्नल देता है, जिससे टनल के अंदर वाले लोग समझ जाती हैं कि यही टनल से बाहर जाने का सही मौका है। अब इसी तरह करते करते कई सारे कैदियों को नकली डॉक्यूमेंट्स देकर और पॉलिश किए हुए कपड़ों के साथ उस जेल से बाहर भेजा जाता है। दूसरी तरफ बिली डैनी को किसी तरह समझाकर उस टनल के अंदर लाता है। दरअसल डैनी को टनल का डर सताने लगा था। इस
इस बीमारी को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। वहीं अब बारी हैंडली और कॉलिन की आती है, लेकिन इतने में ही जर्मन सैनिक एक सायरन बजा देती हैं। इस सायरन का मतलब था कि थोड़ी देर के लिए हर जगह की बिजली जाने वाली है। ये कैदी इस चीज का फायदा उठाती हैं और आसानी से अंधेरे में निकल जाती हैं। इसी तरह डैनी और बिली भी अंधेरे में ही वहाँ से भाग जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद वहाँ से मैक और रॉजर भी बाहर निकलते हैं, लेकिन इनके बाद जो आदमी बाहर निकलता है वो गलती से गिर जाता है और पास के जर्मन सैनिक इस आदमी की आवाज सुन लेती हैं। बॉर्डर के बाहर एक जर्मन सैनिक टॉर्च लेकर चेक करने जाता है और इधर उस आदमी के नीचे ही वो कैदी था। दूसरी तरफ टनल के अंदर अगले कैदी को घबराहट हो रही थी कि वो यहाँ से जा पाएगा या नहीं, लेकिन वो जर्मन सैनिक अंधेरे में उस कैदी को नहीं देख पाता और वो वहाँ से भाग जाता है। घबराहट में अगला कैदी बगैर सिग्नल दिए ही बाहर निकल आता है और उसे वो जर्मन इंस्पेक्टर देख लेता है। ये सब देखकर हिल्स भी वहाँ से भाग जाता है। वहीं बाकी बचे हुए कैदी उस टनल से अपने आप वापस आने लगती हैं, क्योंकि इनका भांडा फूट गया था। अगले दिन जर्मन पुलिस रात में भागी हुई टोटल 63 कैदियों को ढूंढने का ऑर्डर देती है। वहीं दिखाया जाता है कि कल रात के भागे गए सभी कैदी अलग अलग हो गए थे, क्योंकि एक साथ रहने पर इन्हें कोई भी पकड़ सकता था। रॉजर, मैक, एरिक, हैंडली और कॉलिन ये सभी लंदन जाने वाली ट्रेन में अलग अलग डब्बों में चढ़ती हैं। इधर हैंडली आगे जाकर देखता है कि कुछ जर्मन लोग उन्हें ही ढूंढ रहे थे। हैंडली ये बात जाकर एरिक को बताता है, लेकिन एरिक के पास नकली डॉक्यूमेंट्स थे और उसे जर्मनी आती थी, इसलिए वो ज्यादा नहीं घबराता। वहीं हैंडली और कॉलिन उस ट्रेन से जंप करके बाहर भाग जाती हैं। जब जर्मन ऑफिसर्स एरिक के पास आती हैं, तब एरिक उन्हें अपना डॉक्यूमेंट दिखाता है और उनसे अच्छे से बात करता है, जिससे उन्हें शक नहीं होता और वह लोग चले जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन चेकिंग के लिए रुकती है। इस ट्रेन में रॉजर, मैक और एरिक ये 3 कैदी थे। इधर रॉजर और मैक अपनी फर्जी पासपोर्ट दिखा रहे होती हैं और तभी कैमरा उस पुलिस इंस्पेक्टर पर आता है जो रॉजर को उस जेल में छोड़ गया था। ये पुलिस इंस्पेक्टर स्टेशन में रॉजर को पहचान लेता है और ये चीज एरिक को भी पता चल जाती है, इसलिए वो उस इंस्पेक्टर को गोली मार देता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाता है। इस दौरान रॉजर और मैक वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन एरिक को एक पुलिस ऑफिसर शूट कर देता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब सीन जेम्स पर शिफ्ट होता है। जेम्स किसी आदमी की साइकिल चुराकर जर्मनी से भागने लगता है। दूसरी तरफ हिल्स एक तार को अच्छे से रास्ते में बांध देता है और उस तार से एक जर्मन ऑफिसर की बाइक टकराती है। हिल्स उस ऑफिसर के कपड़े और बाइक दोनों लेकर जर्मन ऑफिसर के सामने से निकलने की सोचता है, लेकिन एक ऑफिसर हिल्स से उसकी आईडी मांगने लगता है, तो इसी कारण हिल्स वहाँ से भाग जाता है और एक जगह छिपकर अपने कपड़े बदलने के लिए रुकता है। वहीं पर हम कॉलिन और हैंडली को देखती हैं। ये दोनों एक फाइटर प्लेन को लेकर उड़ जाती हैं और ये सब देखकर हेडक्वार्टर से ऑफिसर इसकी कंप्लेन करती हैं। आसमान में हैंडली कॉलिन को बताता है कि बस 20 मिनट के बाद हम स्विट्जरलैंड में होंगे, तो इसे सुन कॉलिन को सुकून आता है। लेकिन तभी इस प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है और इस तरह इनका प्लेन बस कुछ दूर जाकर क्रैश हो जाता है और इस दौरान कॉलिन की डेथ हो जाती है। अब कैमरा हिल्स पर शिफ्ट होता है। हिल्स जर्मन ऑफिसर को अपने पीछे काफी देर तक दौड़ाता है। इसी बीच हमें कई सारे स्टंट भी दिखाए जाते हैं, जो उस टाइम हॉलीवुड के सबसे डेंजरस स्टंट में से एक थी। पर तभी एक जर्मन सैनिक हिल्स की बाइक पर शूट कर देता है, जिससे वो काफी बुरी तरह से गिरता है और पकड़ लिया जाता है। इसके बाद हमें जेम्स को दिखाती हैं, जो कि एक ड्रिंक शॉप के मालिक से मिलता है। ये लोग भी असल में ब्रिटिश थे और जर्मनी में कई सालों से रह रहे थे, इसलिए ये लोग जेम्स की मजबूरी समझकर उसकी मदद के लिए राजी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉजर और मैक बस के पास जाती हैं। इधर एक पुलिस ऑफिसर उन कैदियों की तलाश कर रहा था, लेकिन इन दोनों को जर्मनी आती थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर इन्हें जाने देता है। पर जाते वक्त मैक थैंक यू बोलता है, जिससे वह लोग इन्हें पकड़ लेती हैं। लेकिन रॉजर वहाँ से भाग निकलता है और जहाँ वो रुकता है वहाँ भी एक जर्मन ऑफिसर उसका वेट कर रहा था और वो रॉजर का हुलिया जानता था। मतलब इन सभी कैदियों में से सिर्फ जेम्स ही पुलिस के हाथ नहीं लगा और बाकी सभी पकड़े गए। आगे इन सभी कैदियों को एक गाड़ी में बंद करके कहीं ले जाया जा रहा था। ये कैदी बहुत खुश थे, क्योंकि अगली बार से ये लोग अपनी की गई गलतियों को भी सुधार लेंगे। अब इतने में ही गाड़ी को बीच रास्ते में रोका जाता है और एक ऑफिसर बोलता है कि कैंप में जाने के लिए हमें बहुत बड़ा सफर तय करना है, इसलिए आप लोग गाड़ी से उतरकर थोड़ी देर वार्म अप कर लो। तो सभी कैदी बाहर निकलते हैं। यहाँ रॉजर
मैक्स से कहता है कि आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। इतने में ही रॉजर को गन की आवाज आती है। इधर एक जर्मन ऑफिसर गन लोड करके सभी कैदियों को बेरहमी से मार डालता है। अगले दिन चार्ली वॉन लुगर के ऑफिस में आता है। वॉन लुगर यहाँ थोड़ा हिचकिचाते हुए चार्ली को बताता है कि जेल से फरार होने वाले 50 लोग को जब पुलिस गाड़ी में ले जा रही थी तभी उन लोगों ने भागने की कोशिश की और इस वजह से पुलिस ने सबका एनकाउंटर कर दिया और तुम्हारे बाकी के बचे 13 में से 10 कैदी हमने आज ढूंढ लिए हैं। वो आज ही जेल में वापस आ जाएंगे। दरअसल उस समय जर्मनी में उन सभी क्रांतिकारियों को मारकर उसे एनकाउंटर का नाम दे दिया गया था और इन सभी को मारने का ऑर्डर उस वक्त बस एक ही तानाशाह दे सकता था और ये बात वॉन लुगर भी जानता था कि ये कोई एनकाउंटर नहीं। इसके बाद सीन उन बचे हुए 2 कैदी पर आता है। ये दोनों किसी तरह एक बोट को चलाकर दूसरे देश में जाने वाली शिप पकड़ती हैं और दूसरे देश में इनकी मुलाकात जेम्स से होती है। जेम्स को उस शॉप के मालिक ने किसी तरह से दूसरे देश में भेज दिया था। मतलब 63 में से बस यही 3 कैदी भाग निकलने में कामयाब हुए थे। इसके बाद उस जेल में बाकी के बचे हुए 10 कैदियों को वापस लाया जाता है और क्योंकि हिल्स ने बाइक चलाकर जर्मन ऑफिसर्स को परेशान किया था इसलिए उसे फिर से आइसोलेशन में डाल दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को उन भागे हुए 63 कैदियों की याद में बनाया गया था क्योंकि वह सभी बड़ी साहस और मेहनत से जर्मनी के उस जेल से बाहर निकले थे, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। इसलिए इतनी मेहनत के बाद भी 63 में से सिर्फ 3 कैदी जर्मनी से बाहर निकले। 50 कैदी को गोली मार दी गई और बाकी 10 कैदी पूरी जिंदगी उसी जेल में तड़पते रहे। इस मूवी को बनाने में लगे थे $4 मिलियन, जो कि उस टाइम की एक हाई बजट मूवी थी। वहीं इस मूवी ने कलेक्ट किया था $11.7 मिलियन का और इस मूवी को अमेरिका में बहुत पसंद किया गया था। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।